थोड़ी खामोशी करें, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी थी, और ख़त्म करते करते हम कहाँ पहुँचे थे? नेस्टेड का। अब इसको हम रिमूव कर लेते हैं और हम लोग स्क्रिप्ट बना लेते हैं। SRC नेस्टेड इफ एल्स को लगा देते हैं और अब हमारे जो इंडेक्स है उसका लाइव सर्वर ओपन कर देते हैं। अब कल जो हमने इफ एल्स कंडीशंस का एक सिंटैक्स पढ़ा था, सिंटैक्स में सबसे पहले क्या, इफ का कीवर्ड आता है, उसके बाद पैरेंथेसिस आता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। क्या ये एक मुकम्मल इफ एल्स कंडीशन है? लेकिन सवाल ये चलेगी है? अब चलेगी है? सही है। उसके अलावा इसका अब ये सिर्फ क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट आएगा। अब मैंने ये चीज़ ट्रू की हुई है तो ये हर वक्त क्या होगा? ट्रू। जब भी ये आपके पास चलना, ये स्क्रिप्ट चलेगी, तब ये आपका जो इफ एल्स कंडीशन है ये साथ में चल जाएगा। इसको हम देख लेते हैं कैसा होता है। हेलो फ्रॉम इफ, तो हमारा इफ चल गया। अगर मैं इसको करता हूँ क्या चीज़, तो हेलो फ्रॉम, ये बात सबको याद है। अब इसमें नेस्टेड का क्या काम था? अब नेस्टेड का ये काम है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका काम यहाँ पे रुक जाए। हो सकता है कि आपने पहला चेक करना हो कि मेरे पास सिर्फ वो स्टूडेंट्स लाओ जिनकी एज अबव देन हो किसके? 18। तो सिर्फ हमारे पास वो फिल्टर हो के स्टूडेंट्स आए जिनकी एज जो है 18 एंड अबव है, और यहाँ पे उसको बोलते हैं सॉरी यू डोंट क्वालिफाई। ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि वो बंदा 18 साल से ऊपर तो है, लेकिन मुझे ये भी चेक करना है कि इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन 75। बात समझ आ रही है कि सबसे पहले मैंने क्या चेक किया? उसकी एज किससे बड़ी है। उसके बाद मैं क्या चेक कर रहा हूँ? वो मैथ्स में उसके मार्क्स किससे बड़े? 75। अगर उसके मैथ्स से ज़्यादा, 75 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ एल्स इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन 60 and maths is less than 75। ये बात समझ आ रही है कि 60 से ज़्यादा होने चाहिए और 75 से कम होने चाहिए। उसके बाद एक और आता है else। अब यहाँ पे हम लोग इनके कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉरी यू डोंट क्वालिफाई। यहाँ पे कहते हैं यू कैन नॉट गेट डेटा साइंस। और यहाँ पे हम उसको बोलते हैं यू कैन गेट डेटा साइंस। इसको बेसिकली हम कहते हैं नेस्टिंग, कि एक आपकी मेन कंडीशन है और उस मेन कंडीशन के अंदर
कि एक पेरेंट कंडीशन है और उसके अंदर क्या है, चाइल्ड कंडीशन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे HTML में आप पढ़ के आए हो कि पेरेंट डिव है, उसका अब आप समझ गए होंगे कि और अब जो पहला यू कैन गेट डेटा साइंस, इसके अंदर हो सकता है कौन है, आप उसमें चेक करेंगे भाई उसकी इंग्लिश कैसी है, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है जा सकता मल्टीपल कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है दूसरी कंडीशंस के अंदर। अब आप इसको तो अगर ये पहली कंडीशन फेल हुई तो ये वाली कंडीशन चलने का तो सवाल, वो डायरेक्टली कहा जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ आ रही है? मतलब ये वाली जो पूरी कंडीशन है ये किस पे डिपेंड करती है, इसके चलने पर। इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड कंडीशंस, कि एक कंडीशन जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है दूसरी कंडीशन के ऊपर। अगर ये कंडीशन फेल हुई तो इस कंडीशन के चलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। अब जरा जो हमने वर्ड्स बनाए हैं इसको जरा चला के ही देख लेते हैं। आप लोगों ने प्रॉम्प्ट पढ़ा हुआ है, और आपको पता है क्योंकि ये नंबर्स ले रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, %, और इसका वेरिएबल का नेम लाजमी सी बात है मैं क्या लिखूंगा, एज। अब इसको हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, और अब एज की जगह पे क्या होगा, यू एंटर योर मैथ्स मार्क्स, और यहाँ पे मैं मैथ्स को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को ज़रा हम चलाते हैं। पहले क्या पूछ रहा है, एज, तो हम इसको देते हैं 23। अब क्या पूछ रहा है, एंटर योर मैथ्स मार्क्स, इसको हम देते हैं 75। 75 पे चलेगा, क्या चलेगा, यू कैन गेट डेटा साइंस। क्या चला है, हम फिर से कर लेते हैं। 23 है, 75 है, तो उसने क्या प्रिंट किया, सॉरी यू, वजह सिंपल हमने ग्रेटर देन लिखा था, और मैंने उसको मार्क्स कितने बताए, 75, तो 75 पे ये कंडीशन फेल हो गई। अब मजे की बात है कि ये कंडीशन भी पूरी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है, मैथ्स शुड बी लेस देन 75। बेचारा 75 ना ऊपर वाली कंडीशन में आ रहा है ना नीचे, हालांकि बच्चे के 75 नंबर है, फिर भी उसको हमने क्या कर दिया, यू डोंट क्वालिफाई। तो ये अब यहाँ तो आप इसको यहाँ पे दोबारा से 23, दोबारा से 75। अब क्या कह रहे हैं, यू कैन नॉट गेट डेटा साइंस, क्योंकि मैंने ये वाली कंडीशन में इसको एंट्री दे दी है। या हम ये कर सकते हैं कि इसको हटा के ये हमारे ऊपर है कि हम किसको देना चाह रहे हैं। अब क्या कह रहा है, यू कैन गेट डेटा साइंस, सही है। अब ये वाइस वर्सा है। अब देखिए, अगर मैं इसको कहता हूँ एंटर योर एज, मैं कहता हूँ 17, ठीक है, और मैं कहता हूँ मैथ मार्क्स 90, फिर भी उसने मुझे क्या कर दिया, अब वो मार्क्स के चक्रों में गया नहीं, सही है। उसने बोला तुम्हारे मार्क्स से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम्हारी एज फेल बाहर। इसका मतलब ये था, अगर मैं उठा के इसके अंदर लिखूं तो ये क्या, ये ज्यादा बेटर नहीं है। अब क्या, अगर मैं इधर लिखता हूं 17 तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, मार्क्स पूछेगा ही नहीं, सही है, क्योंकि वो कंडीशन चलनी ही नहीं है, वो कंडीशन फ्लॉप हो गई। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूं 23, अब मुझसे मार्क्स पूछेगा, क्यों, क्योंकि मेन कंडीशन चली, तो मैंने कहा तुम्हारे नंबर्स की जरूरत है। अब जरूरत
ही नहीं है तो मैं मार्क्स पूछ के क्या करूंगा। सही है, उसने अपनी एज बता, सही है, वो अपनी एज ब्रैकेट में आया। उसके बाद हमने क्या किया, इफ एल्स। इसको सिंपल हम कहते हैं आपकी नेस्टेड, और कल मैं एक लफ्ज इस्तेमाल डिसीजन ट्री। ये बहुत सिंपल सा सादा सा आपके सामने डिसीजन ट्री ही लिखा हुआ है कि पहली वाली ब्रांच में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एज। सही है, जब इसकी आपके पास एक डायग्राम बनती है तो ऊपर लिखा जाता है एज। अब उससे दो यूं ब्रांचेस निकाली जाती हैं, एक के ऊपर इस लाइन के ऊपर लिखा जाता है यस, दूसरी पे लिखा जाता है नो। अब नो होगा तो हमने डायरेक्टली क्या दे दिया इसको, यू डोंट, आप लिख देते हैं कि मैसेज यू डोंट क्वालिफाई। अब आप दूसरी भी जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो और कंडीशंस हैं, 3 एमएल के। तो हम उसमें से अब ये जो दूसरी वाली यस वाली ब्रांच है, अब इसकी कितनी ब्रांचेस बनेगी, 3। पहली ब्रांच में हम बोलेंगे कि मैं जो ये ब्रांच उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके नंबर 75 से ज्यादा है। दूसरी वाली ब्रांच उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके नंबर 60 और 75 के बीच में है। और तीसरी वाली ब्रांच उनके लिए है जिनके नंबर 60 से भी कम है। बात समझ आई? इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, डिसीजन ट्री। अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो 75 के पास हो गया उसके लिए एक और इफ एल्स आ गया। सही है, अब वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भाई न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। अगर वो न्यूरल नेटवर्क आप जवाब सही दे देते हो, आपने इक्वल टू सही कर दिया तो वो आगे जाएगा, वरना वो आपको वहीं से फेल कर देगा। फिर आपसे हो सकता है नेक्स्ट बारी में पूछे कि भाई क्या तुम्हें पता है कि बैक प्रोपगेशन क्या होती है। अब जिसको बैक प्रोपगेशन का पता होगा वो आगे जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये नेस्टिंग जो है, जितनी आपकी यूजेज है उतना ये आगे आ सकता है। ये हो सकता है जैसे हम लोग गेट डेटा से इसके बाद अगर उससे सवाल पूछते हैं तो एल्स में उसका क्वेश्चन डाल दें। अगर मतलब जो सेकंड वाली कंडीशन है वो हम नीचे अलग करके उसमें लिखते हैं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट हो, प्रॉम्प्ट के अंदर आप एक और आंसर लें, फिर उसकी एक और कंडीशन बनाएं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम ये वाली कंडीशन जो 60 से ज़्यादा और 75 से कम वाली कंडीशन है, ये अलग एक में बनाएंगे ना। हाँ, तो अलग अलग इफ वाला कल हमने मसला देखा था। उसका मसला ये होगा कि ये वाली लाइन बार बार चलाता रहेगा, क्योंकि अगर ये वाली नहीं चली ना, ये वाला इफ नहीं चला तो ये ऑटोमेटिकली चला देगा। ये वाला मसला हो जाएगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? कहाँ पे? हाँ, आप बताएं पहले। देखो, अगर आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे लॉजिक पूछी जाएगी ना। भाई इनका सवाल अच्छा है। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, कौन सा वाला चलेगा, पहला या बाद वाला? पहला वाला, बाद वाला? वजह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। और हमने कल पढ़ा था कि अगर सिंगल इफ एल्स ब्लॉक हो तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वहाँ पे वो ब्रेक कर जाता है। यही पढ़ा था। तो भाई हमने पहले लिखा 23, फिर हमने लिखा 75, तो उसने क्या बोला, यू कैन गेट। क्योंकि लॉजिक वही काम कर रही है कि पहली बात जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है, तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन चलेगी, इफ वाली। अब ये कंडीशन हो गई ट्रू, और इफ एल्स ब्लॉक की हमने क्वालिटी पढ़ी है कि जब आपकी एक कंडीशन ट्रू हुई तो बाकी सारी कंडीशंस को वो नल एंड वॉइड ऑटोमेटिकली कर देता है, क्योंकि वो वहीं पे ब्रेक हो जाता है। सही है, यहाँ पर ये ब्रेक आपको ये दिखता नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे होता है कि अगर ये कंडीशन चल जाए तो उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अगर ये कंडीशन ना चले तो उसको क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। बात समझ आई? तो थोड़ा लॉजिक पे ही बात है, बाकी चीज़ें तो आसान है। तो ये आपका बेसिकली था इफ एल्स कंडीशंस। अब इफ एल्स कंडीशन में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आपके ऊपर होता है कि आप कंडीशंस बनाते कैसे।
क्योंकि ये प्राइमरीली किसके यूजेज है, आपकी बात समझ आ रही है। आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए, किस तरह की कंडीशन चाहिए। ख़ास तौर पे जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो फंक्शनैलिटी वाला काम होता है, जो बैक एंड डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर इफ एल्स का काम सबसे ज़्यादा है। सही है। उसके अलावा फ्रंट एंड में इसका जो टिपिकल सबसे बड़ा काम है वो ये है कि भाई आपने एक बटन प्रेस किया, आप चाह रहे हैं कि एक बॉक्स दिखे, आपने फिर दूसरा बटन किया, आप चाह रहे हैं कि ये वाला बॉक्स नहीं दूसरा वाला बॉक्स दिखे। तो अब ये क्या है, इफ एल्स कंडीशंस हैं ये, कि मैं चाह रहा हूँ एक चीज़ ट्रू है तो ये दिखे, दूसरी चीज़ ट्रू है तो वो दिखे। तो यही तो फ्रंट एंड में इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और बैक एंड में तो ये हर जगह है। बैक एंड में ये सबसे ज़्यादा आपको दिखता है, पूरा कोड तकरीबन भरा हुआ होता है, और जो एआई का कोड होता है उसमें भी काफ़ी भरा हुआ होता है। मल्टीपल दूसरे भी डालने तो सिंपल ये इसको कॉपी पेस्ट करके उसका नाम लिख दें आप। अगर आपको कंडीशन में डालना है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसको आपने लिख दिया इंग्लिश, आपने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, तो अब आप इंग्लिश को यहाँ पे ऐड कर दें। अब आपको और कंडीशन में लगाना है, आपको एंड कंडीशन में लगाना है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहते हैं कि ये डेटा साइंस सिर्फ उसको मिले जिसके इंग्लिश के भी नंबर किससे ज़्यादा हो, 70 से ज़्यादा, तो आपका इंग्लिश भी यूज़ हो गया। अब दोबारा से एंड करके आपको कोई और सब्जेक्ट, एंड करके और सब्जेक्ट, या आप और भी कर सकते हैं। अब और में क्या है कि डेटा साइंस उसको मिल सकती है जिसके यहाँ तो इंग्लिश में 70 से ज़्यादा, या उसको मैथ्स में 75 से ज़्यादा। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, आप पे। डेटा साइंस में मज़े की बात है, इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो मुझे कोई नहीं। हाँ, अगर इधर तो वैसे यही है, और भी बहुत यूज़ होती है, हैंड थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अगेन ये आपका यूज़ केस है। ये डिसाइड आप कब क्या चीज़ लगाते हैं, ये किसका काम है, आपका। क्योंकि प्रोग्रामिंग में मैंने बताया था कि ये आपको जस्ट टूल्स सिखा देता है, सही है। जो टूल्स हैं जो यूज़ होंगे वो आता है। HTML की तरह ये नहीं बताया फिर उसके अंदर स्पैन लगाना है, फिर उसके अंदर टेबल है तो टेबल के अंदर पहले अब टी हेड है, टी हेड के बाद टी बॉडी है, टी बॉडी के अंदर TR है, TR के अंदर TD है। ये चीज़ आपको कहाँ पे बताई जाती थी, HTML और CSS में। प्रोग्रामिंग में आपको ये नहीं बताया जाता, क्योंकि ये सोलिली आपका मसला है कि आप क्या बना रहे हो, मुझे थोड़ी पता होगा। हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बनाना सिखा दी जाती ताकि आप लोगों का थोड़ा दिमाग पक्का हो गया। अब जैसे आपसे पहले क्लास में भी टू डू लिस्ट कर रही थी, अब टू डू लिस्ट में हम खेल रहे थे, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग में एक ही काम करने के 10 तरीके हो सकते हैं। अब मैंने एक एरे में से एक आइटम को डिलीट करना था। अब एक बच्चे ने बोला सर फिल्टर इस्तेमाल कर ले, हमने फिल्टर इस्तेमाल किया, फिल्टर चल गया। अब मैंने स्प्लाइस इस्तेमाल कर लिया अपनी लॉजिक में, वो भी चल गया। अब दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं और दोनों चल रहे हैं, दोनों में कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक बंदे दूसरे की लॉजिक थी, दूसरी वाली मेरी लॉजिक थी, काम दोनों एक ही कर रहे हैं और दोनों सही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। प्रोग्रामिंग का यही मसला है कि आप एक चीज़, एक रास्ता नहीं है, एक ही काम करने के 10 रास्ते होंगे। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से करते हैं। हाँ, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में डिफ्रेंशिएट होता है, किसी का कोड स्लो होता है, किसी का कोड फास्टर होता है। फजूल की अगर आप लूपिंग करेंगे, बार बार लूप लगाते रहेंगे, तो आपका कोड क्या हो जाता है, स्लो। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का दूसरा नाम है। शॉर्ट कॉल के लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है। असल में वो हम अभी दिखाएंगे, तो बच्चे का वो दिमाग इफ एल्स उसमें रिएक्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता, जहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये लास्ट टाइम बच्चों ने बोली थी, जब रिएक्ट आएगा तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, ऐसा क्यों है। रिएक्ट जो है वो अपने JSX के अंदर एक्सप्रेशंस एक्सेप्ट करती है, स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करती। और इफ एल्स स्टेटमेंट है, टर्नरी ऑपरेटर इसी चीज़ का एक्सप्रेशन है, ये फ़र्क है। सही है, तो ये कंडीशंस है, इसमें अगेन कोई सवाल है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास सवाल है तो आपके पास मौका है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, सारे बच्चे बोल रहे होंगे ये हलवा है, बच्चा है, हम यूँ कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं।
सही है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप ये सारी चीज़ देखने में आसान लगती है, जब आप फिर कंप्यूटर के सामने कीबोर्ड में इतने सारे कीज़ लेके जब बैठते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता कि इस कीबोर्ड में कि ये 136 पता नहीं कितने ये कीज़ हैं, उसमें से कौन सी की पहले दबानी है। ये होता है, फिर बंदे के हाथ पैर फूल जाते हैं, अब क्या करूँ, फिर इफ एल्स भी नहीं लिखी जाती। उसका सिंपल तरीका क्या है कि एक दफ़ा जाके आप खुद से ये इफ एल्स कंडीशन बना लें। अभी तक आप लोगों ने डेटा टाइप्स बना लिए हैं, आप लोगों ने अभी तक फंक्शंस बना लिए हैं, आप लोगों ने अभी तक वेरिएबल्स बना लिए हैं, लेकिन मुझे 70% श्योर है कि मैं किसी को उठा के जाके बोलूँगा ना कि यार एक फंक्शन बनाओ जो एक ऐसी इफ एल्स कंडीशन रिसीव करे जो 3 वैल्यूज़ रिसीव करे, नंबर्स 2 और एक ऑपरेटर, और जब ऑपरेटर प्लस हो तो प्लस रिटर्न आए, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई रिटर्न आए। सही है, ये एक फंक्शन बना के दे दो। अब दिमाग में सबके बन रहा होगा, यहाँ एक फंक्शन होगा, 3 आर्ग्यूमेंट होंगे, सही है, एक इफ एल्स की कंडीशन बनेगी, इफ एल्स में हम ऑपरेटर चेक करेंगे, ऑपरेटर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, फिर जो भी जवाब है उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब सुनने में सबको समझ आ रहा होगा, उर्दू सब, लेकिन उसको जब लिखना पड़ेगा ना तो आपकी फिर गलतियां होंगी। फिर इफ एल्स का जो आई है ऐसे लिखोगे, नहीं मैं टिपिकल गलतियां बता रहा हूँ जो बच्चे करते हैं। फिर उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाना भूल जाओगे, सही है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाने थे उसकी जगह पे क्या लगा दोगे, पैरेंथेसिस लगा दोगे। ये मसले होते हैं, सबके साथ होते हैं, लेकिन ये कब आपके मिनिमाइज होंगे, जब इसको एक दफ़ा आप लिख लोगे। और अगर अभी नहीं लिखोगे और रिएक्ट स्टार्ट हुई तो फिर वो सबसे पीछे जाके बैठोगे कि समझ तो वैसे आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या बोले जा रहा है बंदा, बोले जा रहा है। फिर वो यही बहालत होती है कि भाई वो जब मैं रिएक्ट का पढ़ाता हूँ, बेटा समझ, हाँ सर समझ आया, यूज स्टेट क्या है सर, वेरिएबल है और क्या, जहाँ पे बिठा दिया यार ये टू डू ऐप तो बना दो। सर ये यूज स्टेट कैसे बनती थी यार, वीडियो देख के बना लो, ज़्यादा बेटर है। ये फिर मसला उससे क्या होता है, उससे मसला क्या होता है कि बच्चे ना, बच्चे क्या, इंसान ही आलसी है, पाकिस्तानी कौम तो उससे ज़्यादा आलसी है, सही है। तो वो क्या करेंगे यार, तो इसको यार कॉपी कर लेते हैं, टेंशन क्या है यार, ये इफ एल्स का सिंटैक्स लिखा हुआ तो है, मेरे को लिखने की क्या ज़रूरत है, कॉपी करके लगा दिया, चल गया यार, बेहतरीन हो गया। मुझे पता है ये इशू ऐसा होता है क्योंकि एक हम लोग नफ्सियाती जो है ना, हम लोग लेज़ी लोग हैं, सही है। तो हम आलस जो है ना हमें भरा पड़ा है, इस वजह से मैं कोड ये नहीं शेयर करता। आप ताकि खुद लिख लें, आप इसकी पिक्चर ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है, आप वीडियो से निकाल लें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन एक दफ़ा खुद टाइप कर लें तो आपके थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाएगा। जब वो कलर्स रेड पीले होना शुरू होंगे ना VS कोड पे, तो आपको बात समझ आएगी, हाँ मसला क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये थी इफ एल्स। इफ एल्स के बाद एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई मसला ही कोई नहीं, मुझे पता है आप लोग जीनियस लोग हो यार, मैं बेइज्जती में तारीफ कर रहा हूँ। जीनियस का मतलब क्या, अच्छा अब जो, बल्कि बुक को देख लेते हैं, बुक को तो एक देखे हुए थोड़ा टाइम हो गया। अच्छा हम बुक को क्यों देखते हैं, बुक को क्यों देखते हैं हम लोग, सही है। हम बस ये चीज़ कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे बैठे हुए तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं क्या वो हमारी इस बात से मुतफक्का होंगे भी या नहीं, सही है। भाई वो हम, उन्होंने जो चीज़ पढ़ी है क्या हमने भी वही चीज़ पढ़ी है, बस इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम एक दफ़ा बुक की शक्ल देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं पढ़ते वो तो खैर अलग चीज़ है। तो हमने अलर्ट्स पढ़ लिया, हमने वेरिएबल पढ़ लिया, हमने मैथ एक्सप्रेशंस आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, यकीन करें पढ़ लिए, आप खोल के देख लीजिएगा अगर यकीन ना आया तो। उसके बाद की है, सही है। उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट देख लिया है, अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया है। उसके बाद अभी आपने क्या पढ़ लिया, इफ स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप सबने पढ़ लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन,
सही है। उसके बाद इफ एल्स एंड एल्स इफ कंडीशंस आपने पढ़ ली, सही है। उसके बाद टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस को अभी आपने टेस्ट कर लिया है। टेस्ट मतलब सिंपल जो अभी डिसीजन ट्री बनाया यार, बस चेक करके ये सही चल रहा है, ये करना था। उसके बाद नेस्टेड किया, उसके बाद एरेज, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे पहले, हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले फॉर लूप पढ़ेंगे, सही है। क्योंकि एरे जो है ना वो थोड़ा वो हल्की चीज़ है, आप तो उसको यूं निकालोगे, तो उस वो इतनी हल्की चीज़ को हम बाद में रखते हैं और जो मुश्किल पढ़ते हैं, सही है। क्योंकि मुझे पता होंगी ना तो नींदें आना शुरू होंगी बच्चों को, तो पहले जो थोड़ी चीज़ मुश्किल है उसको पढ़ लेते हैं। तो भाई एक आता है, अब एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, वैसे तो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है लूप, लेकिन जो लूप है वो अगेन वही वाली बात है कि सारी की सारी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें ये बात कॉमन है। लिखने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये चीज़ सब में पाई जाती है। सबसे पहले जो कि हम पहला काम करते हैं, लेकिन पहला काम करने से पहले हम लोग index.js में जाते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सही है। और यहीं पर हम लोग इसका सिंटैक्स लिखते हैं और सिंटैक्स में हम लोग फॉर लूप का सिंटैक्स करेंगे। तो ये शुरू होता है फॉर, इसका कीवर्ड है, यानी जावास्क्रिप्ट उसको फॉर से पहचानता है। उसके बाद हम करेंगे var i, उसके बाद करेंगे i इज़ लेस देन 10, उसके बाद हम करेंगे i प्लस प्लस, और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको ख़त्म कर दिया, सही है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हाँ बहुत सिंपल है, सही है। इस हाँ वैसे वो हो सकता है, दूसरा वाला जो है ना वो ये है सर, सिंपल बोले सर। उससे आसान वाला टॉपिक ये है। बच्चे पहले फॉर लूप तो पढ़ लो, वाइल लूप तक तो पहुंच जाएंगे। अच्छा सिंटैक्स कॉपी कर लिया है, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हम आ जाते हैं फॉर लूप में। अब इसको हम ज़रा फनकारियाँ करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों बनता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज़ कैसे बनाई जाती है। अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। अगर यही चीज़ आप पाइथन में करते हैं तो पाइथन का सिंटैक्स कुछ ये कहता है, सही है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों पाइथन में भी जावास्क्रिप्ट में भी एक फॉर दोनों जगह आ रहा है, लेकिन दोनों लैंग्वेजेस बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक दूसरे की मुखालिफ है, ऑपोजिट लैंग्वेजेस है। पाइथन बिल्कुल ही डिफरेंट है और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपको फॉर लूप का देंगे तकरीबन ये पता लग रहा है आपको देख के ये फॉर लूप है। अब दूसरा वाला कैसे बनता है वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे पहला वाला कैसे बनता है। अब लूप के ना 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3। पहली बात तो लूप होता क्या है, अंग्रेजी से इसको कहते हैं, मतलब एक धागा हो जो सर्कल हो, मतलब एक धागा हो जो आपने उसके सिरे बांधे में हो, तो वो क्या बन जाता है, लूप बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, मतलब जिसका कोई सिरा ना हो, सही है। तो वो क्या कहलाता है, लूप। अब जावास्क्रिप्ट लूप किसको कहता है? जावास्क्रिप्ट के पास एक ये, बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास ये एक टूल है। टूल आप समझते हैं ना, सही है। तो ये एक उसका टूल है जिसमें हम लोग एक ही फंक्शन को, एक ही चीज़ को बार बार चलवा सकते हैं। कितनी बार, ये कैसे चलाएंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को पता है कि अगर मेरे पास फॉर लूप आया तो मुझे एक चीज़ बार बार चलानी है, जब तक आप उसको कहते नहीं रुकने को, वो तब तक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये क्या है, फॉर लूप, एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराना। याद है कि मैंने आप लोगों को एक काम दिया,
कि वो टेबल बनाओ। अब टेबल में मैंने कहा 10 दफा लिखनी पड़ेगी क्योंकि 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, सही है। यही काम लूप पे से हो सकता था, क्योंकि लूप जो है आप उसको लूप को बता दोगे कि ये जो लाइन है कितनी दफा चलनी है, 10 बार, तो उसी प्रोसेस को वो कितनी दफा चला देता है, 10 दफा चला देता है। तो एक ही प्रोसेस को बार बार चलाना किसका काम है, लूप का। और आप में जो भी आप काम लिखते हैं बेसिकली वो एग्जीक्यूशन कोड होता है, वो कोड चलना होता है। और जो पैरेंथेसिस होता है उसमें नॉर्मली कंडीशन होती है या फिर आपकी लॉजिक होती है। अब मैंने सबसे पहले कहा कि फॉर लूप के कितने पार्ट, 3, और ये तीनों पार्ट किससे सेपरेटेड है, सेमीकोलन से। पहला पार्ट कौन सा वेरिएबल लूप में यूज करने वाले हैं, और इस वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है, आइटरेटर। ये जो में बदलता है हर साइकिल में, क्या होता है, बदलता है। अब कैसे बदलता है उसको थोड़ी देर में देख लेते हैं। बस ये याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, आइटरेटर। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, आप इसको के लिख सकते हैं, आप इसको नम लिख सकते हैं। अगर आप वार, क्योंकि आप एक वेरिएबल बना रहे हैं और वेरिएबल आप किसी भी नाम का बना सकते हैं। लेकिन ये जो आई है ये क्या है, स्टैंडर्ड है। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड हैं जो आप करेंगे तो आपको अच्छा प्रोग्रामर समझा जाएगा, आप ना करेंगे तो आपका काम तो फिर भी चलेगा। तो बनाया और उसका नाम क्या दिया, आई। दूसरे हिस्से में अब आपने कंडीशन बतानी होती है। क्या बतानी होती है, कंडीशन। ये कंडीशन ये डिसाइड करती है कि ये लूप कब रुकेगा। बात समझ रहे हैं, ये वाली कंडीशन डिफाइन करिए कि ये कब रुकेगा। ये कंडीशन क्या कह रही है, जब आई 10 से छोटा हो। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आई किससे छोटा होगा। जैसे ही आई 10 के बराबर या 10 से बड़ा होगा ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ये बात समझ आई। इसी चीज को दोबारा उल्टा कर देते हैं। अब क्या है, जब तक आई 10 से बड़ा है तब तक ये लूप घूमता रहेगा। 9 तक चलेगा। मैंने वही कहा 10 से बराबर हो जाए या 10 से बड़ा हो जाए। ये हाँ करते हैं बच्चे परेशान हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको ये बताता है कि ये जो 1 है, ये सॉरी जो आई है, इसकी वैल्यू अपडेट कब होगी। बात समझ रहे हैं। ये जो इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं इसको, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। इसका मतलब है कि पहले ये कोड चलेगा, जब ये कोड पूरा चल के खत्म हो जाएगा तो अब जरा इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इधर। देखें, सबसे पहली कंडीशन में आई डिफाइन हो रहा है, और मैं पहले आई को क्या क्या वैल्यू दे देता हूँ, 0। अनडिफाइन नहीं है, 0 है। तो आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैं काम करता हूँ, मैंने क्या किया, तो आई क्या हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। हम दोबारा आई प्लस प्लस चलाते हैं। अब आई की वैल्यू क्या बनी, 2। आपने फिर आई प्लस प्लस चलाया, अब आई की वैल्यू क्या बनी, 3। तो जितनी दफ़ा आई प्लस प्लस चलता रहेगा उतनी दफ़ा आपकी जो वैल्यू है उसमें क्या होता रहेगा, +1। इसका मतलब है कि ये एक स्टेटमेंट के बराबर है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये चीज समझ में कि आई की जो भी वैल्यू है और किसमें सेव कर, आई में। जैसे कि अभी इसको हम यूज करते हैं, हम दोबारा करते हैं var i इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग आई प्लस प्लस नहीं चलाते बल्कि क्या चलाते हैं, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। हमने एंटर मारा,
अब आई की वैल्यू क्या आई 1, हमने फिर ये स्टेटमेंट चलाई, अब आई की वैल्यू क्या आई 2। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल किसकी तरीके से काम कर रही है, आई प्लस प्लस, जिसका दूसरा नाम क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कहते हैं बढ़ाना, ठीक है। अब इसी का जो ऑपोजिट है वो क्या है, ये डिक्रीमेंट है। हमने आई तो 2 से क्या 1 हो गया, बात समझ आई। आई प्लस प्लस आई नेगेटिव नेगेटिव, इसका ये भी होता है प्लस प्लस आई भी होता है, उसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, लेकिन वो अभी आप लोगों के यूज़ में नहीं आएगा, उसको फिलहाल ना देखें वरना आपका दिमाग आगे पीछे हो जाएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, आई प्लस प्लस क्या वो होता है कि आपकी जो लाइन इक्वेशन है ना, उसके जब आप मिडिल में खड़े होते हैं तो आई प्लस माइनस वैल्यू कहलाती है। क्या इधर पहले अपने को डिफाइन करते हैं, थोड़ा चल जाएगा आपको, सही है। अभी आपको पता है कि हर आइट्रेशन के बाद क्या होगा, आइट्रेशन का क्या मतलब है कि पहली दफा ये कोड चले तो ये कितनी आइट्रेशन खत्म हुई, 1, तो उसमें क्या प्लस हो जाएगा 1, दोबारा से घूम के वो 4 तक आ जाता है। इसको जरा हम पहले देखते हैं ये कैसे हो रहा है। एक चीज़ इधर मिसिंग है, क्या चीज़ मिसिंग है, मैंने इसको ये नहीं बताया कि आई को शुरू कहाँ से करना है, मैंने इसको ये तो बता दिया कि बार आई, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया कि आई शुरू कहाँ से है। तो मैं इसको बोलता हूँ बार आई इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करो आई, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ प्रिंट कर दो, क्या चीज़, BR। वैसे एक और चीज़ यहाँ पे कर देते हैं, अब देखें ये कितनी लाइन नंबर्स हैं, 10 हैं। क्या कर रहे हो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 9 तक, तो ये 0 से 9 टोटल लाइन नंबर्स कितनी हो गई 10। और लाइन सिर्फ हमने लिखी कितनी दफ़ा थी, 1 बार, तो ये 10 दफ़ा चलाने वाला काम किसने किया है, लूप ने। अब देखें हुआ, सबसे पहले आपका कोड लाइन नंबर 1 पे आया, उसने देखा क्या चलाना है 4। आपका जो फॉर लूप है ना, वो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा फंक्शन है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। उसकी वजह क्या है कि जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी फॉर के अंदर आती है तो अब वो फंस जाती है, अब वो तब तक नहीं जाती जब तक ब्रेक नहीं करता, यानी ये ख़त्म नहीं होता। बात समझ रहे हैं? अगर फ़र्ज़ करिए 10 लाख बार चलना होता ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तक 10 लाख बार नहीं लिखती तब तक वो नीचे नहीं आ सकती। करते हैं अभी थोड़ा सीख भी ले, सही है। तो पहले आपका लाइन नंबर 1 चली, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में आ गई, लूप के अंदर, यहां पे आ गई। अब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंस गई है, बात समझ आई। सबसे पहले 0, उसके बाद उसने क्या कंडीशन चेक की, नहीं अभी इसको वैल्यू को पुट करके देखें, अभी तो आपकी 0 0 ट्रू, अगर ट्रू तो ये चलेगा। जब ये आई प्लस प्लस, तो जब 1, ये देखें उसने पहले 0 प्रिंट किया, सही है, पहले ही ऑपरेशन चल गई। उसके बाद अब वो दोबारा ऊपर वापस गया, अब वो दोबारा ऊपर इसको नहीं देखेगा, सही है, क्योंकि वो लूप वो डायरेक्टली किसको देखेगा, अब आई के अंदर 1, अब 1 10 से लेस है, बिल्कुल लेस देन है, तो आप इसका रिजल्ट क्या, ट्रू। फिर इस कोड को ये चला देगा, और ये यहाँ पे आपने चला दिया, और ये मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करके दिखा दी कि वाकई 1 आ रही है। अब ये दूसरी बात भी, इसने जब ये पूरा कोड चल गया, यानी कि BR प्रिंट हो गया, तो लाइन नंबर 4 पे उसने देखा अब कोई भी कोड नहीं बचा है, तो वो क्या, आई प्लस प्लस, तो जो पहले I1 था अब क्या हो चुका है 2।
तो फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये जैसे ही 9 पे पहुंचा यानी कि i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस हो गए 8 से क्या 9, जब 9 हुआ तो वो इस लाइन पे दोबारा वापस आया, सही है। तो 9 इज लेस देन, यस, उसने फिर इसको चला दिया, इसको चलाने के बाद उसने फिर क्या कर दिया, अब 9 क्या हो गया 10 हुआ, अब जब 10 हुआ अब वापस आया तो 10 इज लेस देन 10, फॉल्स आ गया। जैसे ही उसको यहाँ पे क्या मिला फॉल्स, तो जिस तरीके इफ एल्स कंडीशन ब्रेक होती है उसी तरीके से ये ब्रेक हो गया, तो आपका लूप यहाँ पे खत्म हो गया। किस पे, ये चीज आप कह रहे हैं, चला के देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। आपके कोड ने तो कंप्यूटर हैंग कर दिया है। तो 10 की वैल्यू आ गई, क्योंकि लाजमी सी बात है कि 10 इज लेस देन इक्वल टू का आंसर ट्रू आता है, तो लाजमी सी बात है वो भी चल जाएगा। जिसका आंसर ट्रू होगा वो ये चीज़ चला देगा, जिसका आंसर फॉल्स होगा वो ये चीज़ नहीं चलाएगा। अच्छा, अब इसको ज़रा उल्टा करते हैं। आई किससे शुरू करता हूँ, 10 से। अब क्या प्रिंट करेगा वो, अब क्या हुआ है, अगर इसको हम दोबारा से वो कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब बताएं अब क्या हुआ, क्यों फॉल्स है, तो फिर यहाँ पे क्या लगाना चाहिए। अब हमारे पास सारा वही काम हुआ है, लेकिन रिवर्स में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट के बजाय क्या लिख दिया, डिक्रीमेंट लगा दिया, कि वो हर बार चलेगा तो वो आई में से एक वैल्यू माइनस करेगा, और आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 10 है। ये बात समझ आई, ये क्या हुआ था, हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे लिखा था 10 और यहाँ पे लिखा था लेस देन, तो कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुई, ट्रू ही नहीं हुई तो चला नहीं। तो अब यहाँ पे इस चीज को पूछते हैं, आप यूजर से पूछते हैं कि मुझे कहाँ तक चलाना है। अब वो यूजर आपको जब तक बताएगा आप उसको वहां तक ले जाएं। कहाँ पे, यहाँ पे आप वेरिएबल कर लेना, वेरिएबल पास कर ले, जो आपको प्रॉम्प्ट से वेरिएबल आ रहा है वो वेरिएबल यहाँ पास कर दें। क्योंकि आप देखें ना, ये आपको बस इसको वैल्यू पास करनी है। अब आप उसको वेरिएबल में करें कैसे भी करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस वैल्यू चाहिए। ये अच्छा, इसके साथ अब थोड़ा सा बंदा खेल भी सकता है। अगेन मैंने प्लस माइनस कहा कि मिडिल लाइन का फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस जो कहलाता है वो टॉलरेंस का सिंबल है, वो मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, वो फिजिक्स का एक टॉपिक है। टॉलरेंस ये उसका है, सही है। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात यही मैं बोल के गया, प्लस माइनस लिखा होता है ना, वो टॉलरेंस है। अगर आपने कैपेसिटर देखा है पंखे का, उस पर देखिएगा कभी लिखा होगा 5 प्लस माइनस, सही है, ये टॉलरेंस का साइन है। तो ये फिजिक्स की बात है और ये मैथ चल रही है अभी, सही है जी। तो अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, इसको प्लस करते हैं, इसको 10 करते हैं, इसको लेस देन करते हैं, उसको 0 करते हैं।
बल्कि यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं थी। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आता है, आई आएगा। उसके बाद इक्वल्स टू $m%, 2 इंटू आई। अब बताइए किस किस को बात समझ में नहीं आई। अब बात समझ आई, उन्हें एक्स क्यों लिखा था, क्योंकि वो मैंने स्ट्रिंग बनाई है, ये स्ट्रिंग है, इसका मल्टीप्लाई करने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिंपल एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में ये अच्छा लगता है। अब आप देखेंगे कैसा लग रहा है, अगर आप इसको करके आप ये वाला करेंगे वो इस तरीके से दिखेगा। अब क्योंकि बचपन से हमने ये चीज़ ऐसे ही देखी है तो हमें ये वाला ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। अब वही मजे की बात, अब मैं कहाँ तक प्रिंट हो, 20 तक, तो मैं सिर्फ यहाँ नंबर 10 हटा के क्या कर दूंगा, 20, तो ये मेरा कहाँ तक प्रिंट कर देगा, 20 तक। अगर मैं इसको मिटा के 1000 कर दूं तो 1000 तक 1 सेकंड में प्रिंट कर देगा। सही है, ये आपका बन गया फॉर लूप। अब ये तो सिर्फ समझ लेंगे 2 की टेबल था। अब आप फर्ज करें यहाँ पे 168 है, यहाँ पे 168 है, तो हमने जब प्लग झपकाई तो इसने सारा का सारा टेबल बना दिया। ये आपके प्रोसेसर की पावर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसमें कोई खास बात नहीं है। ये जो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर है ये उसकी स्पीड है, सही है, वो इतनी स्पीड से वो वर्कआउट करता है और इसने 1000 तक वैल्यू बना दिया, ठीक है। ये आपका बेसिकली एडवांटेज है किसका, फॉर लूप का, कि आपको एक कोड कितनी भी तरह रिपीट कराना है, आपको सिर्फ क्या बना देना है, एक फॉर लूप। आप एक लूप बनाएं, जो भी कोड आपको बार बार बनाना है वो उसके अंदर रखें, उसकी कंडीशन बताएंगे, ब्रेक कब होगा, वो चलता रहेगा। बात समझ आ रही है। ये सिंबल आपका क्या है, फॉर लूप। सबसे ये अब इस लूप में ना सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ आ रहा है, ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखना था तब मैंने ये वाला सिंटैक्स यूज किया है। और मैंने आई क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है कि जब पहली ऑपरेशन चलेगी तो आई में क्या सेव होगा, 0, दूसरी में 1, फिर 2, 3, फिर 4, और इसको यहाँ पे मैंने आई को से मल्टीप्लाई कर दिया है जिसका टेबल था। बात समझ आ रही है। इसके ऊपर अगर आप प्रॉम्प्ट लगा लेंगे तो भी ये काम यूं कर देगा। मेरे कहने का क्या मतलब है कि var num it is equals to %prompt हाँ देखिए मैं enter number सही। अब ये जो नम है पहले तो यहां आएगा और दूसरा अब यहां पे मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा ना तो ये क्या कर देगा, वो असल में रीलोड नहीं हुआ है, वो क्या लिख रहा है, नम। लेकिन मुझे नम क्या देना है, उसको वेरिएबल। तो जब आपको वेरिएबल पास करना होता है तो आप क्या पास करते हैं, $साइन और कर्ली ब्रैकेट। अब वो जो चीज आप पास करेंगे वो समझ जाएगा कि आप स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख रहे हो, वेरिएबल लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल लिख रहे हो। तो अब 25 तो उसने यहाँ पे उसने वो चीज रिप्लेस कर दी जो आपने 25 देनी थी और अगेन 1000 दफा लिख दी। अब आप इसको फिर से रीलोड करें, अब आपसे फिर से पूछेगा, हमने कहा 85 तो इसने 85 का टेबल बना दिया। विद इन अ ब्लिंक ऑफ सेकंड आपको सारा काम करके देगा।
अब आपके ऊपर ये है कि अब आप इससे जो प्रोग्रामिंग करवाएं और जो आप इससे यूजेज लें। अब ये सिंपल सी की वेब ऐप है, सही है, समझ लेंगे बच्चों की वेबसाइट है सिंपल, उसमें बच्चों को टेबल्स जनरेट करा के देनी है, तो ये सिंपल बच्चों के लिए एक आपकी वेब ऐप है, ठीक है। अभी तक आपने डॉम मैनिपुलेशन नहीं पढ़ी, तो वरना आपको इसका बड़ा ज़बरदस्त असाइनमेंट मिल सकता था। एक छोटी सी वेब पेज हो जिसमें एक बच्चे आए और उसमें देखेंगे भाई कोई भी एंटर नंबर हो, वो एंटर नंबर लिखें और प्रोसेस का बटन को क्लिक करें तो ये पूरी टेबल बन जाए। क्या? वो तो मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट और राइट से दिया है, मैं कह रहा हूँ कि उससे थोड़ा UI अच्छा हो, सही है। अनलिमिटेड करूँ? अच्छा भाई, अनलिमिटेड उसके लिए सही लफ्ज नहीं था। सही है। अब ये क्या करेगा, पहले पूछेगा एंटर नंबर, मैं कह रहा हूँ 25, अब कहेगा एंटर नंबर टू लिमिट, मैं कह रहा हूँ 35, तो इसने 35 बार लिख दिया। सिंपल, वेरी इजी, लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त करता है। फॉर लूप की ख़ास बात है, 2 लाइनें, लेकिन ये 2 लाइनें बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम करती हैं। क्या ये प्रोसेस जो है वो हैवी हो, ये तो जो आपके प्रोसेस है ना तो बहुत लाइट से हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये जब अटकना तब शुरू करता है जब आप RGB वैल्यूज़ को प्रोसेस कर रहे होते हैं, मतलब आपकी इमेज है, अब इस इमेज पे आपको ग्रे स्केल करना है। ग्रे स्केल जो होता है वो बेसिकली जो ग्रे नहीं आती फोटो, ग्रे जो है उसका एक फॉर्मूला है कि जो RGB है ना उसका एवरेज कर दो और उसको एक एरे बना दो, तो वो क्या होता है, ग्रे स्केल, क्योंकि उसमें तीनों कलर्स का क्या होता है, एवरेज। सही है, मतलब रेड कलर की वैल्यू है फर्स्ट करें 50 और इसकी ग्रीन कलर की वैल्यू है 100, तो 50 + 100, फिर ब्लू कलर की वैल्यू है 70, सही है, तो ये सारे आपस में प्लस हो जाएंगे, 220 / 3, तो इसका क्या आ जाएगा, एवरेज। तो जहां पे पहले 3 लेयर्स थी RGB, अब कितनी लेयर बच गई, एक, जो ग्रे स्केल कहलाती है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, ये अच्छा खासा आपका हेड रूम लेती है, फिर आपको प्रोसेसर ना बैठना शुरू करता है, फिर Core i5 4th जनरेशन भी कहते हैं बकवास है, सही है। अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने शायद पहले भी बताई है कि हमारा एक मेरा जो थीसिस था, उसके थीसिस के डिफरेंट केसेस थे जो मुझे प्रोसेस करवाने थे। इवन मैंने 1000 आइटरेशंस रखी थी, जो कि मिनिमम है, 1000 नथिंग है, बिलियंस मिलियंस तक आइटरेशंस जाती हैं, तो मैंने 1000 रखा कि भाई थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो एक केस को मेरे पास ऐसे आई थिंक 16 केस थे, एक केस को करने के वो ढाई दिन लेता था Core i5 4th जनरेशन CPU जो है, और Core i5 8th जनरेशन DDR4 मैंने लिया था, उसने उसको किया था 25 घंटों में। तो Core i5 8th जनरेशन प्रोसेसर भी कितने दिन ले रहा था, कितना टाइम ले रहा था, 25 घंटे। वो क्यों था, वो सारा लूप ही था, सब कुछ एक लूप में था, पहले एक लूप चल रहा है, फिर उस लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है, जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा तो पहले लूप का पहला आइटरेशन खत्म नहीं हो रहा, एक आइटरेशन खत्म होने में कई मिनट लग रहे थे। तो इस तरह की जब प्रोसेसिंग आती है तब आपके प्रोसेसर के अच्छे खासे धुएं निकलते हैं, और आपका जो लैपटॉप के साइड वाली जगह है ना उसको हम पंखे के ऊपर रखते हैं कि भाई ये गर्म ना हो, तो पता चलता है तब कि प्रोसेसर का तब पता लगता है। अभी तो हम लोगों के पास लैपटॉप, क्या बात है, इससे ऊपर का लैपटॉप बनाने की जरूरत ही क्या थी, इतना फ्लॉलेस चल रहा है, इतना आसान चल रहा है, इतना बेहतरीन चल रहा है, लेकिन पता तब चलता है जब आपकी प्रोसेसिंग है ना उसकी कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जो मैटर करता है वो है स्पीड है, तो आप SSD बदलवा देते हैं, रैम बढ़ा देते हैं, आप बोलते हैं क्या बात है, बेहतरीन PCB हो गया। ये पता नहीं कि लोग पागल हैं, Core i5 10th Gen कोई ले रहा है, कोई Core i7 10th Gen ले रहा है, प्रोसेसर इतना हैवी लोग पता नहीं क्यों ले रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए खास तौर पर होता है जिनको हाई कंजप्शन प्रोसेस चाहिए होता है। या 3D रेंडरिंग है, 3D रेंडरिंग भी ऐसे ही टाइम लेता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्या है RGB, तो वो हर जो आपकी वीडियो है ना उसका एक फ्रेम, अब आपको पता है जो आपकी नॉर्मल वीडियो होती है वो 60 फ्रेम पर सेकंड भी चलती है,
ये बात पता है आपको? आपका जो सिंपल मॉनिटर है, ये कोई भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ये 60 हर्ट्ज पे चलती है। 60 हर्ट्ज का दूसरा नाम 60 फ्रेम्स पर सेकंड है। इसका मतलब है कि ये क्लिक ब्लिंक हो, वो साइड में क्लिक ब्लिंक हो रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हमें लग रहा है ये जैसे कि वीडियो चल रही है। सही है, अभी मैं कोई यूट्यूब की वीडियो खोल दूंगा, आपको वीडियो दिखेगा, भाई मूवी चल रही है, बेहतरीन हो रहा है, लेकिन असल में वो जो वीडियो है वो क्या है? वो एक स्टैक ऑफ इमेजेस है, वो तस्वीरें हैं। बस कंप्यूटर आपको हर सेकंड के बाद वो तस्वीर बदल बदल के आपको दिखा रहा है, तो आपको दिखता क्या है? एक वीडियो दिखती है। होती बेसिकली वो क्या है? फोटो होती है। क्या? आपकी प्रोसेसिंग पावर वो कंज्यूम होना ज़्यादा हो जाती है, तो प्रोसेसर को ज़्यादा प्रोसेस करना होता है, तो वो FPS गिरा के उसको अफोर्ड कर रहा होता है कि भाई कम से कम क्रैश ना करूँ, मैं उसको चला लूँ किसी तरीके से। तो वो क्या करता है कि पहले एक पिक्चर लगा रहा था, अब क्योंकि अब पिक्चर लगाने का मतलब ये नहीं उसने लगा दी, उस पिक्चर को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि एक पिक्चर के अंदर आपकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये रेजोल्यूशन है, इसका मैं आने से पहले देखा 1620 बाय 1084 1024 1620 बाय 1024 की रेजोल्यूशन है ये स्क्रीन। तो आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पिक्सल्स मिलता है। नंबर ऑफ पिक्सल्स वो नंबर जो कि आपका प्रोसेसर कैलकुलेट करता है एक कलर के लिए, यानी कि इसमें कितने कलर हैं? 3, मतलब उतने नंबर एक फोटो के लिए वो कैलकुलेट करता है। और आपका ये जो स्क्रीन है कितने FPS पे चल रही होती है? 60 फ्रेम्स पर सेकंड। एक सेकंड में वो कितनी तस्वीरें बदल रहा है? 60, यानी इतनी बड़ी कैलकुलेशन वो एक सेकंड में कर रहा है 60 बार। तो जब चीज आप जब यूज करते हैं जो कि उसकी प्रोसेसिंग पावर, तो बोलता भी मैं क्या क्या करूं, मैं गेम को प्रोसेस करूं या तुम्हारी वीडियो दिखाऊं, मैं क्या करूं? तो उसके लिए जीपीयू प्रोसेसर को कहता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, आधा काम मुझे दे दो। वीडियो बनाने वाला काम जीपीयू ले लेता है, और जो बाकी प्रोसेसिंग होती है कि हार्ड डिस्क से डेटा लेकर आना है, रैम से डेटा उठा के लाना है, उसको प्रोसेस करना है, वो काम कौन कर रहा होता है? सीपीयू। तो ये सारा प्रोसेसर और रैम और इन सारों का चक्कर है। अगर आप लोगों में से कोई कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, रिग्रेसिव एनालिसिस, क्या बोल, कंप्यूटर विजन कहते हैं कि जो आपकी वीडियो उसकी प्रोसेस, मतलब एक वीडियो में आपको करना है कि भाई हर वक्त एक इंसान है, अब आपने देखा है सिक्योरिटी कैमरास किस तरीके से लगे होते हैं, अब छोटी सी स्क्रीन, अब छोटी सी स्क्रीन में कोई चोर भाग गया आपको थोड़ी पता लगेगा। सही बात है ना? तो इसके लिए हम लोग आजकल क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर विजन, कि हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, अब तुम देखोगे कि कोई यहाँ से चोर भाग तो नहीं रहा। अब कंप्यूटर तो कंप्यूटर, अब वो स्क्रीन भले हो, वो उसमें से वो बंदे को पहचान लेगा, बोलेगा ये हमारा बंदा नहीं है। उसके बाद आपकी कंपनी के जितने एम्प्लॉयज हैं उसकी शक्लें सेव हुई होती हैं, और वो उसकी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है। अगर उसको कोई ऐसा बंदा अपनी फैक्ट्री में नजर आता है जो कि उसके डेटाबेस में सेव नहीं है, तो अपने मालिक को वो अलर्ट भेज देता है कि भाई एक बंदा आपकी फैक्ट्री में घुसा है जिसका चेहरा हमारे पास नहीं है। अब यही काम अगर फर्ज करें एक सिक्योरिटी गार्ड, अब उस बेचारे को क्या पता लगता 2500 लोगों में से ये बंदा हमारा है भी या नहीं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ थोड़ा रूल है कि वो 10-12 स्क्रीन पे वो नजर आ रही होती है, वीडियो फीड नजर आ रही होती है, सिक्योरिटी गार्ड यूं करके बैठा हुआ है। अब वो बंदा देख भी किसी को नहीं पता, बस वो वहां पे बैठा हुआ है। वो 3 इडियट्स वाला ऑल इज वेल वाला काम है। सही है, तो उसमें होता है ना, वो बोलता है ना कि उस दिन हमें पता लगा ये बंदा तो सो जाता था जिस दिन चोरी हो गई, वरना सबको इत्मीनान होता था कि सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। तो हमारे मुल्क की कंपनियों का भी यही हाल है कि कैमरा लगाया हुआ है, सही है, 4-4, 5-5 स्क्रीनें लगी हुई हैं, अब लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड एक साथ 4 स्क्रीन पे देख ही नहीं सकता। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की जो फोकस है वो सिर्फ एक जगह हो सकती है, ये साइंस से साइंटिफिकली प्रूवन है। वो 4 चीजों को देख ही नहीं सकता, तो वो कैसे नोट करेगा कि चारों में क्या हो रहा है? तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर विजन। सही है। अब बाकी की जो है अगर मैं बताने लगा तो रात के ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो इस वक्त जो हमने अभी चीज पढ़ी है वो क्या है? फॉर लूप। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास होगी ना आज,
अगले हफ्ते, अच्छा सॉरी। जिस तरीके से इफ एल्स कंडीशन में नेस्टिंग होती है, इसी तरीके से लूप में भी नेस्टिंग होती है कि आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या बनाते हैं, या सिंटैक्स। अब यही वाला इसमें भी, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हटा दें, इसको लिमिट को 10 करते हैं, इसकी लिमिट को भी क्या करते हैं 10, और यहां पे इसके ये वाले कर्ली ब्रैकेट है। अब जरा मुझे एक बात बताएं, ये मैंने क्या किया है, ये जो मैंने कोड है ये मैंने किसके अंदर लिखा है, कौन सा लूप, पहला वाला दूसरा वाला, चाइल्ड वाले पे लिखा है, पेरेंट वाले पे नहीं लिखा। अब लेकिन एक मसला है, यहां पर लूप है वो क्या यूज कर रहा है, और उसकी वैल्यू को क्या सेट कर रहा है, यही वैल्यू जरूरी है, तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। अब दोनों लूप मैंने 2 कर दी थी, और मैंने 2 तो की नहीं थी, सही है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अब आई यूज ना करें, कुछ और यूज करें, लेकिन अगेन जो स्टैंडर्ड वो क्या है, स्टैंडर्ड कहता है कि आप क्या रखें, जे रखें। इसका कोई मतलब नहीं है। पेरेंट लूप सही है, तो ये आपका आ गया ये, और दूसरा आ गया चाइल्ड लूप जे, और ये आपका जे। इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है? मैं इसको कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, पेरेंट लूप का आई, और मैंने इसको क्या पास कर दिया, और दूसरे वाले में इसको क्या जे प्रिंट करो, मैंने इसको क्या पास कर दिया, जे। मतलब बस मैं देखना चाहता हूं कि आई के अंदर क्या है, जे के अंदर क्या है, और ये कितनी कितनी दफा चलता है। पहली दफा मुझे कोई बताएगा कितनी दफा चलेगा, ये बड़ा वाला कितनी दफा चलेगा 10, और दूसरे वाला तो टोटल कितना हुआ, मतलब ये 20 दफा चलेगा। तो टोटल लूप कितना चलेगा, 100 होगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं var काउंटर इट इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 1 कर देते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं काउंटर प्लस प्लस, यहाँ काउंटर इट इज इक्वल्स टू काउंटर आपकी आसानी के लिए +1, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, सीरियल नंबर। ये बात समझ आई किसी को? नहीं आई तो नहीं, देखो तुम लोग के काम की चीज नहीं है, अभी काम की चीज है आई और जे। तो ज्यादातर की अब एक बंदे ने 100 वाला सारे 100 बोल दो, पता हो ना हो। अच्छा अब कितनी बार चला है, 100 बार। अब 100 बार ये क्यों चला है, देखें सबसे पहले तो समझने की कोशिश करें। सबसे पहले सही है, कौन सी लाइन, 3, यानी कि इसका 0। जब बाय डिफॉल्ट हमारा फंक्शन कहता है कि जो भी इसकी बॉडी में लिखा होगा उसको वो उसको चलाना पड़ेगा, जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं होता सबसे नीचे आगे i++ नहीं हो सकता।
जब अभी पहले चला तो उसको क्या, एक और लूप, अब वो सही है। अब जे की 0, अब जे की तो जे में क्या हो गया, +1 हो गया। तो ये लूप दोबारा जावास्क्रिप्ट को उसने लाइन नंबर किया, बात समझ रहे हैं, क्योंकि नहीं हुआ है। अब जब ये कितनी 10 बार, अभी जब 10 बार चला 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 तो ये कंडीशन फॉल्स, क्योंकि जब जे में क्या सेव हुआ 10, जब इसमें 10 सेव हुआ कंडीशन फॉल्स हुई, तो अब ये लाइन नंबर 11 ब्रेक आउट किस लाइन पे पहुंच गया 12। लेकिन जब ये दोबारा अभी इसमें i++ हो गया, तो पहले i में 0 था, अब क्या हो गया 1, तो इसने फिर चेक किया कंडीशन तो ट्रू, अब इसको दोबारा, अब जब ये दोबारा 1, लेकिन दोबारा मिल गया, अब इसको फिर जब तक नहीं चलाता वो लाइन नंबर 11 से ब्रेकआउट नहीं कर सकता। फिर ये साइकिल जब फिर नीचे घूम के आएगा, फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा, जब तक ब्रेकआउट नहीं होती, मतलब ये लाइन नंबर 14 से बाहर नहीं आता, तब तक ये लूप आपस में चलते रहेंगे। और जरा ऐसा तीसरा लूप चला दूं, फिर ऐसे चल सकता है, चलेगा, लेकिन उसकी अगर मैं एक और 10 दफा चला देता हूं तो पहला 10, फिर दूसरा 10, सही है, फिर तीसरा 10, तो ऐसे 10-10 कर करके वो 1000 दफा चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टर है, सही है। इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूपिंग। इसका सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे ये कैसे काम करता है और इसके क्या यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग, अटेंडेंस वाला लड़का कहाँ है यार, उसको बुला कर लाओ। तब i+1 होता है, यही है। अच्छा, एक चीज तवज्जो, आईसी जो कि हमें दिया उसमें एजुकेशन या आप इंटर पास है नहीं है, आपको पहले तो ये बताना है, उसके बाद बस आपने ये बताना है कि भाई हम इंटर पास है और अपना नाम वाम वगैरह डिटेल्स आपको लिख देनी है। असल में हम ये सर्वे, हम आईसी को कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि हम लोग आपको प्रैक्टिस क्लासेस करवाएं उनके टेस्ट के लिए, सही है। इस जिसमें इंग्लिश क्लासेस होंगी, बेसिक मैथ्स की क्लासेस होंगी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी, यानी IQ वगैरह, सही है। उसकी हम चाह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन उनके लिए हमें आईसी वालों को ये बताना है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जो इस काबिल हैं कि हम लोग उनको क्लासेस करवाएं। तो मैं ग्रुप में एक फॉर्म का लिंक भेज दूंगा, आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो उसमें आप बड़ा मेहरबानी उस पर जाके बस अपने आप नाम वगैरह ये डिटेल रख दीजिएगा और नीचे बस वो आपसे पूछेगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, इंटरमीडिएट पास है कि फेल है, बस वो फेल नहीं, मेरा मतलब है किया ही नहीं है, तो कह रहे हैं मैंने किया ही नहीं है।